बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने पहले पॉलिटिकल फिलासफर्स पढ़े हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती जाती है, एक फैमिली से बाहर ज़्यादा चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, मुल्क बनता है, सोसाइटी बनती है, तो उनको कैसे गवर्न करना है। ठीक है, मसला तो यही था कि सबको, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सब ठीक ठाक अमन सुकून से रह सके। ठीक है, उसके बाद हमने पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़े कि कौन से मुल्क में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। सारी बात है, दूसरों को सिस्टम पहले कंपेयर करके देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुल्क को चलाने के लिए इंस्टीट्यूशन ज़रूरी है, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीन मेन गवर्नमेंट की ब्रांचेस हम देखते हैं। और चौथे नंबर पे चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, लोगों के हकूक़ की बात की होती है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं। तो बाकी जारी बात है लोकल गवर्नमेंट ये वो, अब सारा सिस्टम आ गया कि इसमें हमने शामिल कैसे होना है, सिस्टम में स्टेट का हिस्सा बनना कैसे है, उसको कहते हैं पार्टिसिपेशन। सारी बात है, अवाम, अब इंस्टीट्यूशन भी बने हुए हैं, आइन भी है हमारे पास, कानून भी है, लॉ, तो लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे होगी, वो अपने इन शॉर्ट के इलेक्शन कैसे होगा। तो इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, उसके लिए कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कौन कौन वोट डाल सकता है, उसके लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं। और जो वोट डालने का राइट होता है वो होता है सफरेज। ठीक है, सफरेज मीन आप वोट डाल सकते हो, सफरेज मूवमेंट, वोट डालने के लिए मूवमेंट जो होती है, SUFFRAGE, आई हैव अ राइट ऑफ सफरेज, मतलब कि मुझे वोट डालने का हक है। ठीक है, तो सफरेज या फ्रेंचाइज भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनफ्रेंचाइजमेंट होता है कि वोटर को अपने दायरे में लेके आना, उनसे वोट डलवाना और हुकूमत बनाना, इनफ्रेंचाइजमेंट। ठीक है, तो उसकी दो थ्योरीज हैं, एक है इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी ऑफ फ्रेंचाइज, दूसरी है कलेक्टिव थ्योरी ऑफ फ्रेंचाइज। इंडिविजुअलिस्टिक, सारी बात है, नाम से ही हमने थ्योरीज में भी देखा है, इंडिविजुअलिस्टिक जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे एक आम इनफरादी बंदे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक है, अब इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होगा कि हर बंदा जो भी पैदा हो गया है, ठीक है, उसने वोट डालना ही डालना है, उसको हक है कि वो वोट डाले। ठीक है, अब वो सारी बात है एक सर्टन एज तक पहुँचेगा। मुख्तलिफ मुल्कों में जो रखी होती है 18 साल मोस्टली रखी जाती है, अडल्ट सफरेज जिसको हम कहते हैं, मतलब कि जैसे ही 18 साल के बाद बंदा बालिग होता है तो उसको वोट डालने का हक ओवरऑल मिल जाता है। इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि हर बंदे को वोट का हक है। जारी बात है, जो चीज़ें वो भी तो है, तो सोसाइटी का हिस्सा ही हर बंदा। ठीक है, जैसे कि हमने दूसरी साइड पे कहते हैं कि नहीं, जो कलेक्टिव थ्योरी है वो कहती है कि हर बंदे को हक नहीं होना चाहिए। यही हम अक्सर बात करते थे कि सब बराबर नहीं है, डिफ्रेंशिएट है उनकी पब्लिक ओपिनियन में, उनके पॉलिटिक्स के नज़रिए में, उनकी एजुकेशन में, और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो मतलब कि दूसरों से डिफरेंट करती हैं। एक बंदा है जो अवेयरनेस है, पढ़ा लिखा है, और दूसरा बंदा है वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को नहीं समझता, अपनी स्टेट को नहीं समझता। तो वो कहते हैं कि इस ऐसे बंदे को वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए। मतलब हम ये अभी फ्रेंचाइज पढ़ना है, पार्टिसिपेशन ही आप कह सकते हैं, बेसिकली पार्टिसिपेशन यही है ना कि आप कैसे कैसे इलेक्शन में हिस्सा लोगे, आगे जितनी हम सारियाँ वो टोटल पार्टिसिपेशन में आ जाएगा। ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, ठीक है, फ्रेंचाइजमेंट पे हर कोई यानी कि वोट नहीं डाल सकता। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सबसे पहले तो एज की रिस्ट्रिक्शन आ गई। ठीक है, फजल रहमान 18 साल की एज रखी होती है कि जो 18 साल से ऊपर होगा वो वोट डाल सकता है, एज रिस्ट्रिक्शन आ गई है पहले। ठीक है, दूसरी होती है मेंटल फिटनेस। वो कहते हैं जी मेंटल फिटनेस जो है ये भी ज़रूरी है, अगर मेंटल फिटनेस नहीं है तो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो वोट नहीं डाल सकता, उसको हक ही नहीं है। अक्सर रिस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी की भी होती हैं। ये अभी हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये हम ये नहीं कह रहे कि अभी होनी चाहिए, ये पहले पास्ट में भी होती रही हैं रिस्ट्रिक्शन जो हैं।
ठीक है, हम अरिस्टोक्रेसी में देखते हैं वो उसमें सिर्फ एक ही क्लास जो वेल्दी क्लास है वही वोट डालती है, ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं आएगा, जिसको हम ओलिगार्की में चेंज हो जाएगी वो आस्ता आस्ता। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन भी हम देखते हैं कि बहुत सारे एक दो हमने हॉलैंड का हम कुछ कंट्रीज देखेंगे जिन्होंने एजुकेशन बेस पे भी रखी हुई थी, मतलब कि अगर आपने लॉ किया हुआ है तो आप वोट डाल सकेंगे। जब उन्होंने बाकी दूसरे ग्रेजुएट्स को वोट डालने की इजाज़त दी तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, जो जिसने लॉ किया हुआ है उसके 2 वोट काउंट होंगे, जो जिसने आम ग्रेजुएट है ये उनके 1 वोट काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो लॉ को, मुल्क के सिस्टम को समझते हैं, ठीक है, इस तरह की किस्म की, ठीक है। रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन भी होती है, ये भी रिस्ट्रिक्शन है एक। हमने बहुत सारे जितने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, जब वो प्रेसिडेंट बनने की टर्म आती है, कौन कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, अक्सर देखे मुल्कों में किसी ने 35 साल मिनिमम एज रखी हुई है, किसी ने 40 साल रखी है, वो कहते हैं कि पिछले 10 साल से अपने मुल्क में रह रहा हो, ठीक है। रेजिडेंशियल रिस्ट्रिक्शन के पिछले 10 साल से 15 साल से उधर रह रहा हो। अगर हम इसी को एक कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें तो हम ये भी कहते हैं कि जो उम्मीदवार जिस हल्के में खड़ा हो रहा है ना, उधर उसकी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, घर या उसका ज़रई रकबा कोई इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि बंदे के ना इंटरेस्ट इस हल्के के साथ जुड़े हुए हैं, वो हल्के के लिए काम करेगा, अदरवाइज वो कहेगा मेरी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। जैसे कि अरिस्टोटल की प्रॉपर्टी में हमने थ्योरी में देखा था, उसने कहा था कि एक प्रॉपर्टी आपके शहर में होनी चाहिए, दूसरी आपकी बॉर्डर पे होनी चाहिए, वेल्डन सही, ठीक है। कि अब जब मुल्क पे हमला होगा तो आप अपनी वो वाली प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी जाओगे बॉर्डर पे, आप पे एक ड्यूटी ऑटोमेटिक फ़र्ज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन इनको रखते हैं रेजिडेंशियल। अक्सर बहुत सारे कंट्रीज़ में पहले औरतों को वोट डालने का हक़ नहीं होता था, सेक्स भी एक रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है। अमेरिका में और वोट डालने में क्या, अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने 1992 में फतवा जारी किया था कि औरतों को जो है सियासत में नहीं है। कायरो की बड़ी अल अज़हर यूनिवर्सिटी एक रिनॉल्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, फतवे उन्होंने जारी करते थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि बेनज़ीर जो है वो पहले वज़ीर आज़म भी बनी है, लेडी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की। और 1920 से पहले यूके में, यूएसए में, बहुत सारी कंट्री में औरतों को वोट डालने का हक़ नहीं था। नेदरलैंड वगैरह, आई थिंक सबसे पहले नेदरलैंड ने दिया था 1893 में औरतों को वोट डालने का हक़, ठीक है। न्यूजीलैंड या फिर नेदरलैंड में से न्यूजीलैंड ने दिया 1893। तो कहते हैं जी नाजुक सनफ होती है, फैसले इमोशंस के ज़रिए ज़्यादा कर लेती है, इतने हार्ड डिसीजन नहीं ले सकती, आर्म्स कैरी नहीं कर सकती, इसलिए ज़रा कमज़ोर है तो मुल्क के फ़ैसले सही नहीं होंगे। लेकिन हमने बहुत सारी जगह पे देखे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन आई हैं, मुल्क की लीडर रही हैं, वो मुल्क को चलाया उन्होंने। मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, बेनज़ीर भुट्टो, बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, उनका पूरा रोल था अपने चलाने में। ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस के बाद आ जाता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। उसमें हम क्या देखते हैं, पूरी दुनिया में ही तकरीबन एक ही असूल आ जाता है कि जो 18 साल से जिसकी एज ज़्यादा है वो वोट डाल सकते हैं। हो सकता है कि एक आधे मुल्क में दुनिया के को हो के जिसमें 21 ईयर एज हो, अदरवाइज सबका कानून यही है कि मिनिमम एज जो आपकी 18 साल होनी चाहिए। 18 साल के हो गए तो फिर आप जाके वोट डालोगे। इनके आर्गूमेंट्स हैं, कुछ फेवर में हैं, कुछ इनके एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी आपको साथ साथ लिखवाता जाऊँगे। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट, पहले लिख लें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है सफरेज। ये वो बंदे हैं जो कहते हैं कि हर किसी को जो 18 साल से ऊपर चला जाए उसको वोट का हक नहीं होना चाहिए, ये अगेंस्ट है, ठीक है। वो कहते हैं जी देखें, जो इग्नोर्ड बंदे होते हैं ना किसी भी सोसाइटी के, किसी भी मुल्क के, वो मुल्क के लिए फैसले नहीं करते, ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। वो साइंटिफिकली जब मुल्क आगे जा रहा होगा
एग्रीकल्चर जा रहा होगा वो उन चीज़ों को अपोज कर रहे होंगे, चेंज को अपोज कर रहे होते हैं, ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली नहीं देख सकते, विजन नहीं रख सकते, इसलिए उनको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी लेस, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उनको सारी बात है हक नहीं होना चाहिए वो आपके इलेक्शन में हिस्सा लें। कहते हैं उनका तो इंटरेस्ट ही कोई नहीं जुड़ा होगा, उनके लिए, उनके पास तो गंवाने के लिए है ही कुछ नहीं। अक्सर हम बदमाशी के फिक्रे सुनते हैं ना, मेरे को गंवाने लिए कुछ नहीं है लेकिन मैं तेरा छड़ना कख नहीं है। वो क्या होता है कि मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तेरा मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। इस चीज़ को जो वेल्दी क्लास है वो ज़रा सीरियस होकर देख लेती है पॉलिटिकल साइंस में, यार हाँ ठीक है मलिक रियाज है, उससे आप कहो कि प्रोटेस्ट करना है, वो करेगा कि प्रोटेस्ट करें? वो तो कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा इकॉनमी चले फिर ही जाके मेरा बैरियर टाउन बिकेगा, वहाँ के पास पैसा आएगा। वो तो प्रोटेस्ट को हमेशा अपोज करेगा, ठीक है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप तोड़ फोड़ करो। अगर तोड़ फोड़ को वो इनकरेज करेगा तो उसका अपना बैरियर टाउन जो है ख़राब होगा। जिसकी प्रॉपर्टी या टाउन नहीं है वो बंदा कह सकता है कि हाँ इनको पकड़ भी और गिरफ्तार भी कर लो, इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लो, ठीक है, या इधर जाके प्रोटेस्ट करो। बैरियर टाउन कराची में हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा उधर तोड़ फोड़ हुई थी, रेजिडेंशियल जिनके कोई कह रहे थे कि हमारी ज़मीन पे कब्जा हुआ है, वो कह रहे थे कि हमने इनको पैसे दे दिए, लेकिन तोड़ फोड़ जाके हुई थी। जो वेल्दी क्लास है वो इसलिए कहती है कि जिनके पास पैसे नहीं है ना वो फिर उतनी टेंशन नहीं लेते मुल्क की, टेंशन वही लेता है जिसके पास प्रॉपर्टी है अपनी ज़्यादा है, कुछ ना कुछ गंवाने को है, ठीक है। आप उसी टाइम अपने ताले वगैरह ज़्यादा मजबूत करते हो ना, जब चीज़ घर में कोई चीज़ पड़ी होती है, गार्ड वगैरह रख लेते हो। जब है ही कुछ नहीं तो आप दरवाज़ा खुला भी छोड़ के जा सकते हो कि होनी तो चोरी कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि गंवाने को लोग जिसके पास कुछ नहीं है ना तो वो मुल्क के मामलात में उनका अमल दखल नहीं होना चाहिए। कहते हैं ये नेचुरल राइट नहीं है, जो अगेंस्ट है वो इसके बारे में कहते हैं कि अगर वो पैदा हो ही गया है ना, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो वोट भी डालेगा, वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय करे, बाकी जो काम करने हैं वो करे, वो वोट वाली साइड पे नहीं आएगा। अब जो आर्गूमेंट्स इसके फेवर में देते हैं वो कहते हैं जी देखें अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर बंदा काउंट होगा, तो हर बंदा काउंट होना चाहिए, वो ये अपने आर्गूमेंट्स देते हैं। जो पॉलिटिकल इक्वलिटी है वो इसी तरह आएगी कि हर बंदा जाके वोट डाल सके, ठीक है। हम चार अपने रूम में जितने बंदे बैठे हैं आधे जाएं वोट डाल के आए, आधों को वोट डालने का हक ना हो, वो तो बैठ के सोचेंगे यार इन्होंने तो वोट डाला है, हमें वोट डालने का हक नहीं मिला, हमें भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो नेगेटिव एक थॉट्स जन्म लेती हैं। कहते हैं कि जनाब अगर पॉलिटिकल इक्वलिटी आपने सब में रखनी है तो सबको वोट का हक देना चाहिए, डेमोक्रेसी है तो सबको हक होना चाहिए कि अपने स्टेट के मामलात में अमल दखल दें। कहते हैं अगर ये बात है तो फिर कोई क्वालिफिकेशन कर उसका कोई क्राइटेरिया एक होना चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया ऐसा कोई बन नहीं सकता जो ओवरऑल फार्मूले पे या मुल्क पे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं सबको जो है होना चाहिए, वोट डालने का हक होना चाहिए। मुल्क इसी चीज़ से जाके स्ट्रेंथन होता है, स्टेट जो है। वोटिंग डालिए थे अभी तक, वोटिंग के प्रोसेस सारा ठीक है। इलेक्शन कि इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन वोट डाल सकता है, कौन कौन वोट नहीं डालेगा, उनके फेवर में कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी थ्योरीज कौन कौन सी हैं। आगे आ जाती है वोटिंग के जो तरीके हैं। वोटिंग पहले था वोटिंग में हिस्सा लेना, अब जो वोटिंग के तरीके कितने हैं। वोटिंग के आपने भी देखा होगा दो तरीके होते हैं, एक होता है सीक्रेट मेथड, एक होता है पब्लिक मेथड, पब्लिक वोटिंग या सीक्रेट वोटिंग। अब फजल रहमान जाता है वोट डालने जाता है, एक पोलिंग बूथ बना होता है, उधर जाके अंगूठा लगा के उसे फोल्ड करके पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। बाहर किसी को नहीं पता कि किसने किसको वोट दिया है, ठीक है, खुद ही आगे बताएगा कि मैंने इसको वोट दिया। जब बैलेट बॉक्स में मिक्स हो जाएगी सारी पर्चियों को निकाल के नाम थोड़ी लिखा होता है इसने किसको वोट दिया। ये जो वोटिंग का प्रोसेस है इसको कहते हैं सीक्रेट वोटिंग, ठीक है। आप साइड पे जाते हो कि अपनी सीक्रेट करते हो।
दूसरी होती है आप पब्लिकली अपनी ओपिनियन देते हो। मैं जनाब असम्बली में अक्सर हो जाता है, कौन इस करारदाद के हक़ में है, वो कहते हैं जी मैं इस करारदाद के हक़ में हूँ। वो कहते हैं जो इस करारदाद के हक़ में नहीं है वो हाथ खड़ा कर लें, वो हाथ अपना खड़ा कर लेते हैं। होता फिर वही है जो गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस करवाया, वो कहते हैं जिन्होंने हाथ ज़्यादा खड़े किए हैं वो है तो बिल हो गया। ये जो तरीका है, या क्लास में हम कह सकते हैं, अक्सर टीचर पूछते हैं कौन कौन ट्रिप पे जाएगा, स्टूडेंट आधे हाथ खड़ा करते हैं, तो ये भी उन्होंने एक किस्म का अपने वोटिंग ही दी है ना, अपनी ओपिनियन दी है, वोट दी है, तो इसको कहते हैं पब्लिक वोटिंग। ठीक है, तो एक है सीक्रेट वोटिंग, दूसरी पब्लिक वोटिंग। इनके आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस साथ करने हैं कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। जो इनके मेरिट्स या डीमेरिट्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस आप देख लें, वो कहते हैं कि वोटिंग इज़ अ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो पब्लिक होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वोट करना हर बंदे की, जो वोट नहीं डालेगा वो इग्नोर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो वोटिंग वो कहते हैं। दूसरे जो इसको अपोज करते हैं कहते हैं देखो अगर पब्लिकली आप कर रहे होते हैं ना वोटिंग, तो जो बंदा वोटिंग करवा रहा होता है अगर असर रसूख वाला है, ठीक है, कोई वडेरा है या एमएनए है, उसको तो पता चल जाएगा किस किस ने मुझे वोट दिया और किस किस ने मुझे वोट नहीं दिया। उससे क्या होगा, वो अपने लोगों को जाके डराना धमकाना शुरू कर देगा, इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, लोग डरना शुरू होंगे, उसे पता होगा कि मैंने किसको वोट दिया है। अभी हम सीक्रेट वोटिंग से किसी को पता तो नहीं होता किसको वोट डाल दिया है, कोई किसी को डरा नहीं सकता। आप एमएनए को जाके झूठ बोल सकते हैं सर मैंने आपको ही वोट डाला है, ठीक है, आप ही जीतेंगे, उसको मक्खन लगा सकते हैं। लेकिन अगर सामने आके वोट डालना हो, पर्ची उसके सामने हो, उसके सामने आपने लगाना हो, ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं लगाते, वहाँ पे भी सारी बात है वो अपने मेथड यूज़ करेगा, अपनी पावर को यूज़ करेगा, अपने असर रसूख को यूज़ करेगा आवाम को डराने के लिए। अब वो तो फिर बहुत सारे मसले हैं। इंडिविजुअली हारता है पोलिंग स्टेशन में और कंपैरेटिव में जीत जाता है, तो वो पोलिंग स्टेशन को इग्नोर करेगा यार। मैं तो अब इससे बहुत सारे प्रॉब्लम तो हो रहे थे। जो पब्लिक वोटिंग थी ना 1800 की 1990s में आके यूएसए ने, यूके ने, इन सब ने पब्लिक वोटिंग छोड़ दी थी। पहले पब्लिक वोटिंग थी, ठीक है, डेनमार्क ने 1901 में छोड़ दी थी, यूएसएसआर ने 1933 में जाकर पब्लिक वोटिंग छोड़ी है, ठीक है, वरना पहले जो था वो सारे पब्लिक वोटिंग होती थी, पता चल जाता था। सारी बात है, फिर जो अपना असर रसूख यूज़ करते थे, आवाम को डराते थे, धमकाते थे, या मुख्तलिफ तरीके से उनको ख़रीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो फिर बाद में इन्होंने छोड़ दिया। आज किसी भी मुल्क में सारी बात है पब्लिक वोटिंग नहीं है। आज जहाँ भी हो रही है सीक्रेट वोटिंग की है, जाते हैं अपने पोलिंग स्टेशन पे, अपनी पर्ची लेते हैं, पोलिंग बूथ पे जाते हैं, अपने उम्मीदवार को वोट डाल के बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं और यूँ आप वोट डाल देते हैं। वोटिंग में आगे दो टाइप्स और हैं, एक होती है प्लूरल वोटिंग, एक होती है वेट वोटिंग। वे वजन करना किसी चीज का, यही हमने हो गया। दूसरा वेट, WEIGHED, किसी चीज को तोलना। बेसिकली दो टाइप्स नहीं है। वेट वोटिंग जो है प्लूरल वोटिंग की ही आगे एक फाइनेस्ट फॉर्म है। प्लूरल वोटिंग कहते हैं कि ये ठीक है, अगर आपने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे दी है ना कि सब वोट डाल सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन भी रख दें। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिसने लॉ या सोशल साइंसेस की डिग्री की हुई है उनका वोट 3 के बराबर काउंट होगा, जिसने नहीं की हुई उनका वोट 1 काउंट होगा, ठीक है। ये बेसिकली आ जाएगा वे वोटिंग। प्लूरल वोटिंग यही है कि जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है या जिसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ठीक है, तो उनका हक ज़्यादा है, उसका 1, 2 या 3 वोट काउंट होंगे 1 वोट की जगह, ठीक है। आपके पास आप
आज के अगर दौर में बात करें तो कहते हैं कि जितने हमारे लॉ के स्टूडेंट हो गए, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, वो जब वोट डालेंगे उनके 2 वोट काउंट होंगे। जिनके पास नहीं है यूनिवर्सिटी की डिग्रीज, ठीक है, उनका वोट 1 काउंट होगा। इस तरह क्या हुआ है, वोट डालने का हक हमने सबको दे दिया, ठीक है, नेचुरल राइट भी सबका बच गया, इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी जो थी। और जो कलेक्टिव वाले थे उनमें भी एक आ गई, ये जो पढ़ा लिखा था उसको हमने 3 के बराबर दिया, जो पढ़ा लिखा नहीं था उसको हमने 1 के बराबर दिया। सारी बात है, ग्रेड्स में तनख्वाह भी तो डिफरेंट होती है ना, 17वें ग्रेड की और है, 14वें ग्रेड की और है, 20वें ग्रेड की और है। तो ये तो ग्रेड के हिसाब से आपकी पे बढ़ी होती है। तो प्लूरल वोटिंग कहते हैं कि इस तरह का तरीका होना चाहिए। बेल्जियम में 1921 से पहले यही तरीका चलता था, ठीक है। 1921 के बाद उन्होंने हो सकता है अपना लिटरेसी रेट या अपना एजुकेशन सिस्टम को इतना ज़्यादा बेटर कर लिया हो, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को चला के ना कोई मार्शल लॉ लगे ना कुछ, कि एक कल्चर बन चुका है। अब ठीक है, सबको वोटिंग का हक दे देते हैं। 1921 से पहले वो वोटिंग का हक इस तरह नहीं देते थे, अगर दिया है उसके बाद फिर प्लूरल वोटिंग आ गई कि जी लायर जो है उनका 2 वोट या 3 वोट काउंट होंगे। इंजीनियर है, वो पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझता तो उसका 1 ही वोट काउंट होगा। डॉक्टर है, उसका 1 ही वोट काउंट होगा। IR का पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, उनके 3 वोट काउंट होंगे। लॉ का स्टूडेंट है, उनके 3 वोट काउंट होंगे, ठीक है। मखदूम के 2 हो गए सर, मखदूम साहब के 2 कर लें, क्योंकि सर सेकंड में तैयारी की है। एक होती है कंपलसरी वोटिंग भी, ये भी बेल्जियम में थी कि वोट हर किसी ने डालने जाना है। जो वोट नहीं डालने जाएगा उसको पनिशमेंट भी हो सकती है और फाइन भी होगा। सारी बात है, एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो पैदा हो गया इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी, उसको वोट डालने का हक होना चाहिए। दूसरी साइड पे हम कह रहे हैं कि ना, अब वोट वो नहीं डालने जाता, उसको राइट दे दिया वोट डालने का, वोट नहीं डालने जाता तो उस पर फाइन लगेगा। ये होगी कंपलसरी वोटिंग, ये भी बेल्जियम में थी। एग्जाम्पल्स आपको इंटरनेट से और भी मिल जाएंगे, जब इस तरह की आप लेके गूगल पे नीचे लिखोगे ना किस किस कंट्री में थी, वो साथ साथ आपको देता जाएगा। अब ये सारी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं कि आप अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन में एवोल्यूशन लेके आना चाहो, रिफॉर्म्स लेके आना चाहो, तो क्या क्या सिस्टम हो सकते हैं। सिंगल और मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आ गए हम हल्के की तरफ, पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते पढ़ते आस्ते आस्ते कि एक हल्के में जो है वो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, एक होती है मल्टी मेंबर। सिंगल मेंबर्स का मतलब जानी बात है कि एक उम्मीदवार खड़ा होगा उस एरिया में, वही जीतता है। मल्टी मेंबर्स होंगे, डिफरेंट पार्टीज के बंदे आते हैं, इनके साथ साथ आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं। सिंगल मेंबर के वो कहते हैं कि जनाब अगर एक ही बंदा है ना तो लोग उसके साथ ज़्यादा इन टच रहते हैं, तो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। जिस तरह के सिंगल मेंबर आप मोस्टली देखेंगे कम्युनिस्ट कंट्रीज जो होंगी ना, उधर या 2 पार्टी सिस्टम, अदरवाइज 1 पार्टी सिस्टम ही ज़्यादा चलता है। जब 1 पार्टी सिस्टम है तो 1 मेंबर, सारी बात है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी उधर ज़्यादा होंगी। सिंगल मेंबर बेहतर होता है। वो कहते हैं कि ये सिंगल मेंबर है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, इस पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और सिंपल सा है। अदरवाइज जो दूसरे हैं वो भी कंपटीशन में आ जाते हैं, अपने इलेक्शन पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ से भी बचा जा सकता है। सर लेकिन इसमें कंपटीशन ही नहीं होगा सिंगल मेंबर में ना, हाँ, ये उसका एडवांटेज दे रहे हैं कि ये सिंपल है, इकोनॉमिकल है। नहीं सर, लेकिन इसमें डीमेरिट है ना कि सिंगल में तो कंपटीशन ही नहीं है। अगर सोसाइटी के लोग एक बंदा ही खड़ा होगा, डेफिनेटली अगर जो उसके डिसएडवांटेज हैं दूसरे के, वो उसके एडवांटेजेस होंगे, और पहले के एडवांटेजेस दूसरे के डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक है। अब ये डीमेरिट्स हमने सिंगल मेंबर के किए हैं मेरिट्स, ये डीमेरिट्स होंगे मल्टी मेंबर के। डिसएडवांटेज क्या है सिंगल मेंबर के, वो कहते हैं जी कि अक्सर तो फिर जारी बात है जो गवर्नमेंट का फेवर वाला बंदा होगा या असर वाला, मोस्टली वही बंदा आया करेगा और वो जीत जाया करेगा, ठीक है।
इससे लोकलिज्म ज़्यादा आएगी। इस एरिया में ये किसका एरिया है, ये किसका फलाने बंदे का हल्का है जी, इधर से हमेशा वही जीतता है, सिंगल मेंबर है। तो पंजाबी बलोची लोकलिज्म ज़्यादा प्रमोट होगी इससे, सिंगल मेंबर से। ठीक है, वो जेरीमैंडरिंग का भी होता है। जेरीमैंडरिंग होता है कि आपने अपने हल्के में वोट इधर उधर करके तब्दीलियां करना। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल बरादरी है, वो आपको वोट नहीं देती, तो एमएनए या एमपीए क्या करता है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके उतने 3 4 5 गांव दूसरे हल्के में खुलवा देता है। ठीक है, वो अपने एरिया से बाहर निकलवा देता है। तो दूसरी पार्टी जो है उसकी बरादरी जो होती है उनको अपने हल्के में ले आता है। अक्सर जो हल्का चेंज होता है, हल्का बंदियाँ नई हल्का बंदियाँ होती हैं, नया हल्का बन रहा है, उसको कहते हैं जेरीमैंडरिंग। इसको क्या लगता है? जेरीमैंडरिंग हमारे साथ है। GERRYMANDERING। उसके बाद आया था मेथड्स ऑफ इलेक्शन। ठीक है, आपको कहा एक के डिसएडवांटेज दूसरे के एडवांटेजेस बन जाएंगे। मेथड्स ऑफ इलेक्शन में 2 किस्म के इलेक्शन हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। ये हमने सेलिएंट फीचर्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें पढ़ा था। डायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें अवाम इलेक्ट जिसको कर रही है उसको डायरेक्ट वोट डालती है। ठीक है, उसमें हम देखते हैं मोस्टली कंट्रीज़ के जो हैं लोअर हाउसेस वो डायरेक्ट वोट के एग्जाम्पल में आ जाते हैं, जिनको वो डायरेक्ट वोट डाल रहे हैं। हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, वो एमपीए और एमएनए जाके इलेक्ट होके असम्बलीज में बैठते हैं। ठीक है, दूसरी है इनडायरेक्ट वोटिंग। अब वज़ीर आज़म बन जाता है, वज़ीर आज़म को तो हमने वोट नहीं दिया होता, हमने तो एमएनए को वोट दिया होता है। जी जी। ठीक है, फिर वो सारे एमएनए असम्बली में इकट्ठे होते हैं। असम्बली में इकट्ठे होने के बाद देखते हैं कि आप किस पार्टी की मेजोरिटी है, उसके मुताबिक वो कहते हैं हम अब इस पार्टी बंदे को वोट दे रहे हैं, ये बंदा वज़ीर आज़म बनेगा। तो वोट एक हमने दिया पहला, उधर जाके सारे मेंबर इकट्ठे हुए। जिधर सारे मेंबर्स इकट्ठे होते हैं उस कंट्री के उस जगह को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, ये वो बंदे थे जो पीछे से इलेक्ट होके आए हैं। यूएस हिस्ट्री में ये इलेक्टोरल कॉलेज आपको उनका पॉलिटिकल सिस्टम समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि उनका प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। पहले इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जितने बंदे इलेक्ट होके जाने थे आ चुके हैं, उसके बाद वो वोट देंगे आगे। हमने वज़ीर आज़म को वोट नहीं दिया लेकिन वज़ीर आज़म बन गया, मतलब कि वज़ीर आज़म हमारे इनडायरेक्ट वोट से बना है। वोट तो नीचे आवाम से लेके आया जो मेंबर था, और जो एमएनए है वो हमारे डायरेक्ट वोट से बनते हैं। मोस्टली जो अपर हाउसेज हमने देखे हैं सेनेट वगैरह के, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, सेनेटर जो होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें अवाम डायरेक्ट हिस्सा नहीं ले रही, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, तो मोस्टली कंट्रीज़ में जो ज़्यादातर इनडायरेक्ट इलेक्शन ज़्यादा चल रहा है एग्जैक्टिव के लिए। बहुत सारे कंट्रीज़ में डायरेक्ट भी है, जिसमें हमने रशिया में देखा है, फ्रांस में देखा है, टर्की के इलेक्शन में देखा है, जहाँ पे अवाम डायरेक्ट वोट इनको डाल रही होती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, इसके मेरिट क्या क्या हैं? डायरेक्ट इलेक्शन जब कहते हैं कि अवाम में ना ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट पैदा करता है। वो कहता है जी हाँ जिसको हम वोट देने जा रहे हैं कम से कम इलेक्ट होकर हमारे सामने तो आएगा। अगर आप वो डायरेक्ट नहीं है तो फिर लोगों का इंटरेस्ट कम होता जाता है। ठीक है, लोगों के सोचने की, पॉलिटिकल चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की इंटरेस्ट उनका ब्रॉड होता है, ज़्यादा बढ़ता है। इससे करप्शन के रुझानात कम जोर पकड़ते हैं। जो बंदा मतलब बात करने का उनका ये है कि आप जब अवाम को डायरेक्ट वोट डाल रहे होते हो ना, तो अवाम सारी बात है ऐसे बंदे को तो वोट नहीं देगी जो करप्ट है। ठीक है, करप्ट बंदा ज़्यादा इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ सकता है, डायरेक्ट इलेक्शन से उनके रुझानात कम हो जाते हैं। और इसी तरह मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, सॉरी डीमेरिट्स, इसके वही आप दोबारा रूल कर लेंगे कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अवाम का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो बिल्कुल कम हो जाएगा।
दूसरी साइड पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है अवाम का वो ज़्यादा हो रहा है, ज़ाहिर बात है डायरेक्ट इलेक्शन है, मेंबर है। अब हमें नहीं पता होता वज़ीर आज़म कौन आएगा, वो पार्टी खुद ब खुद नॉमिनेट कर देती है, जो पार्टी हेड है वही वज़ीर आज़म बनेगा। ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो कहते हैं ये मोर कॉम्प्लिकेटेड है। आगे इलेक्टोरल कॉलेज बना, इलेक्टोरल कॉलेज जाके अपना फैसला खुद कर रहे हैं, तो इलेक्टोरल कॉलेज एज अ इंटीमेटरी बॉडी एक्ट करता है दोनों में, वोटर्स इंटरेस्ट आ गया। हाँ वोटर्स में, और जो आगे इलेक्ट हो रहा है एग्जेक्टिव जो हेड ऑफ द स्टेट है। और ये इस तरीके से डबल इलेक्शन हो जाते हैं। ये तो एक इलेक्शन पहले हुआ, उसके बाद फिर दूसरा इलेक्शन हुआ, MNAs का हुआ, फिर जाके वो वज़ीर आज़म जो इलेक्ट होगा। ठीक है कि ये डबल है, इससे टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसे का एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा इस पर। ठीक है। और मेरिट इसके क्या आ जाते हैं, कहते हैं जी एक होता है ना पॉपुलर पैशन, जिसकी हवा चली होती है। ठीक है। फिर जारी बात है अवाम अक्सर उसी को वोट डालती है जिसकी हवा बनी होती है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए बेहतर है, अगर अवाम उनके असर और रसूख में आके बंदे को वोट डाल देती है जिसकी हवा चल रही है कि यही जीतेगा, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन वाले उधर जो बंदा आपने इलेक्ट किया है आपका MNA, तो वो जो है कोशिश करेगा कि मैं उस हवा का हिस्सा ना बनूं, मैं अपनी समझ बूझ से फैसला लूँ कि मैंने किसको वोट देना है। ठीक है। कूल कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, वो बंदा जो जारी बात है MNA की सोच देखोगे ना वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। वो कहते हैं जी हाँ ये मसला है, हो जाएगा, हल हो रहा है। वो कभी ये नहीं कहते कि अपोजिशन वाले कह रहे होते हैं कि मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, जो हुकूमत में होते हैं वो कभी नहीं मान रहे होते उसको मानना भी नहीं चाहिए सर, हैं। वैसे दिखा रहे हैं। वो अपना एक स्टेट का इमेज लेके चल रहे होते हैं ना, अपनी गवर्नमेंट का इमेज लेके चल रहे होते हैं। उन्होंने अपने स्टेट का, अपने गवर्नमेंट का इमेज रखना होता है, जिसकी वजह से झूठ भी बोलते हैं। यही बात मैं क्या ने कही थी कि आप अपने फैमिली के भी चीज़ों को स्मूथ करने के लिए आपको झूठ बोलने पड़ते हैं, तो स्टेट चलाने के लिए तो डेफिनेटली आपको झूठ बोलने पड़ेंगे। इसीलिए मज़हब और रियासत को इसको साइड पे कर दो। पादरी शादरी इनका कोई काम नहीं है मज़हब में, सियासत में झूठ बोलने पड़ते हैं, और पादरी झूठ बोलेंगे तो फिर कैसा लगेगा। वो कहते हैं इसलिए आप आओ ही ना।